हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ क्या भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। हमने आपको क्या पढ़ाया था? भारतीय अपवाद तंत्र, ठीक है। और अपवाद तंत्र में भी मैंने आपको बताया था दो प्रकार का अपवाद तंत्र, यानी कि एक तो हिमालयी नदियाँ, ठीक है, और दूसरी मैंने बताया था आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि हिमालय अपवाद तंत्र, और दूसरा मैंने बताया था आपको प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। और हिमालय अपवाद तंत्र में मैंने आपको नदियाँ बताई थी कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, और तीसरा कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इसमें से मैंने केवल अभी सिंधु नदी के विषय में आपको बताया था कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ बहती है, इसका मुहाना कहाँ पर बनता है, पंचनद वगैरह जो हैं, इसमें जो नदियाँ हैं रावी, व्यास, सतलज, झेलम वगैरह, इसमें कहाँ पर मिलती हैं? पाकिस्तान में, यानी किस स्थान पर? मिठानकोट पर, ठीक है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1114। कितनी है? 1114 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो सिंधु जल समझौता है उसमें से जो भारत है वो कितने प्रतिशत जल का हिस्सा लेता है? सिंधु जल का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु नदी भाई क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज मैं आपको बताऊंगी क्या? सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं किससे? झेलम नदी से, ठीक है। मैंने मैप में आपको बताया था कि जो पंचनद नदियां हैं वो पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं, ठीक है। फिर कहाँ पे? कराची नामक स्थान से होते हुए सिंधु नदी अपना अरब सागर में जा गिरती है, ठीक है। तो ये जो पंचनद नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। पहले पे हम शुरू करते हैं झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। तो चलिए देखते हैं कि जो झेलम नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी ही है। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम जो है वो कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। किस नाग से भैया? याद रखना, वो नाग है कौन सा? शेषनाग झील, ठीक है। तो किसके निकट है ये याद रखना है, और किस झील से होता है ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि श्रीनगर के निकट जो वूलर झील है उससे प्रवाहित होने के बाद यह सक्रिय गॉर्ज से होकर पाकिस्तान में पहुंचती है। किससे? कि जो श्रीनगर के निकट जो वूलर झील है इससे प्रवाहित होकर या सक्रिय गॉर्ज से होकर पाकिस्तान में पहुंचती है। किससे होकर? वूलर झील से प्रवाहित होकर, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में कहाँ मिल जाती है? किस नदी से? तो ये चिनाब नदी से मिल जाती है। किससे? ये पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। और यह चिनाब की ही सहायक नदी है, ये भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। झेलम नदी लगभग 170 किलोमीटर भारत और पाक सीमा बनाती है। ये भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाक की सीमा पर बहती है। तो ये झेलम नदी ऐसी है, ये झेलम नदी जो भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान यानी पी, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। कौन सी? झेलम नदी। तो ये पॉइंट भी इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना चलाई जा रही है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कि कौन कौन सी परियोजना है भाई? तो आपकी आ जाएगा तुलबुल परियोजना है और दूसरी है आपकी उरी परियोजना, ठीक है। तो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये चलाई जा रही हैं, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? आगे बात करते हैं हम चिनाब नदी की, ठीक है। तो चिनाब नदी जो है वो चंद्रभागा, ठीक, नाम की दो जो सरिताएं हैं, यानी कि जो दो नदियां हैं, ठीक है, नदियों की जो धारा है उनके मिलने से बनी है। किन किन से? चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं से मिलने से ये चिनाब नदी बनी है, ठीक है। ये दोनों सरिताएं केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। ये जो दो सरिताएं हैं या जो दो नदियां हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। और चंद्रभागा नाम की दो सरिताएं हैं, चिनाब उससे मिली है, ठीक है, उससे ही बनी है। बात करते हैं कि यह सम्मिलित धारा चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में बहती है।
यह जो सम्मिलित धारा है ना, चंद्र और भागा नाम की जो दो नदियां हैं वो कहाँ केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। फिर चंद्रभागा के नाम से ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम में बहती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब से प्रवेश करती हैं। जब ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं ना तो चिनाब नाम से ही ये प्रवेश करती हैं, यानी इसका जो नाम है वो हिमाचल प्रदेश में हम चंद्रभागा कह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये चिनाब नाम से ही प्रवेश करती है। ठीक है, चिनाब नदी को झेलम, तवी और रावी नदियों से जल प्राप्त होता है। चिनाब नदी किससे होता है? झेलम, तवी और रावी नदियों से इसको जल प्राप्त होता है, यानी ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये चिनाब नदी की? झेलम, तवी और रावी नदियाँ। ठीक है, चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा भाई? ये पूछ लिया जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारी ये चिनाब नदी है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पे निखर के आती है। ठीक है, कौन सी? चिनाब नदी। और चिनाब की भी जो सहायक नदी है वो है हमारी झेलम, ठीक है, रावी, ठीक है, और तवी। इनमें से झेलम और रावी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि चिनाब की अगर सहायक पूछ लिया जाए तो झेलम और रावी है। ठीक है, और चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, अब ये है कि चिनाब नदी पर जो प्रमुख जल परियोजना है वो कौन कौन सी है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे कि सलाल परियोजना, ठीक है, बगलिहार परियोजना, ठीक है, और दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है? सलाल परियोजना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इससे, कौन सी है? सलाल परियोजना। ठीक है, एक तो हो गई हमारी सलाल परियोजना, दूसरी हमारी हो गई बगलिहार परियोजना। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई? बगलिहार परियोजना। और तीसरी हो गई दुलहस्ती परियोजना। तीसरी कौन सी हो गई है? तीसरी हो गई हमारी दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, तो ये जो तीन नदियां हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि चिनाब नदी पर ये जो परियोजनाएं हैं, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर ये तीन परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और तीसरी है दुलहस्ती परियोजना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चिनाब नदी के बाद कौन सी नदी है हमारी? रावी नदी। चिनाब नदी के बाद कौन सी नदी है हमारी? रावी नदी। ठीक है, रावी और ब्यास दो बहनें हैं ये। ठीक है, तो ऐसे हम याद करेंगे कि चिनाब नदी के बाद है रावी नदी, ठीक है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। अब रावी नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे पढ़ते हैं कि इस नदी की उत्पत्ति जो है वो हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि रोहतांग किस दर्रे के पास रावी नदी की, तो हम बताएंगे रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से होती है। ठीक है, किसके पास? रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि माधोपुर के निकट यह पंजाब में प्रवेश करती है। किसमें? माधोपुर के निकट यह पंजाब में प्रवेश करती है और अमृतसर से 26 किलोमीटर नीचे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, रंगपुर के निकट यह चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो पहले तुम्हें याद रखना होगा कि रावी जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। ठीक, जो मैंने ये ब्लैक जो ना इसको ऐसे हाईलाइट किया है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि रावी नदी पर निर्मित प्रमुख जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमें याद रखना होगा कि चमेरा परियोजना रावी नदी पर ही है। कौन सा? चमेरा परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आएगा हमारा थीन परियोजना। थीन परियोजना भी इम्पोर्टेंट है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? थीन परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक, बात करते हैं हम ब्यास नदी। आगे हम बात करते हैं किस नदी के विषय में, तो हम बात करते हैं ब्यास नदी के विषय में। तो इस नदी की उत्पत्ति जो है वो रोहतांग के पास हुई है, तो इसकी भी उत्पत्ति जो है वो रोहतांग के पास से ही हुई है। देखिए, रावी नदी की भी उत्पत्ति रोहतांग के पास से हुई है। ठीक है, और ब्यास नदी की भी उत्पत्ति रोहतांग के पास से ही हुई है। ठीक, अभी क्या है कि पोंग के निकट ब्यास नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। किसके? पोंग के निकट। ठीक है, और हरिके नामक स्थान, देखिए ये है इम्पोर्टेंट कि किस स्थान पर, तो हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज का संगम पर हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये जो आपका अगला पॉइंट है कौन सा, कि हरिके नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज के संगम पर, किस नदी के संगम पर? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। ठीक है,
हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक, किस स्थान पर? हरिके स्थान पर। कौन कौन सी नदियाँ? ब्यास और सतलज नदी। ठीक, किस स्थान पर? हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और जो पोंग परियोजना है वो ब्यास नदी पर ही निर्मित है। कौन सी परियोजना है भाई? याद रखना होगा ना कि ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है। और ब्यास की जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि जो हरिके बैराज से जो सबसे लंबी नहर निकाली गई है ना, सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है ना। सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। ठीक, अभी हरिके बैराज से तो निकाली गई है, लेकिन किन किन नदियों का संगम है तो हमें तो पता होना चाहिए कि ब्यास और सतलज नदी का संगम होना चाहिए। ठीक है, कौन सी नदी का? ब्यास प्लस सतलज नदी। कौन सी? ब्यास प्लस सतलज नदी। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी यानी कि इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक, और जो पोंग परियोजना है वो भी ब्यास नदी पर ही है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम किसकी? सतलज नदी के विषय में। तो देखिए कि सतलज नदी जो है वो मानसरोवर के निकट राकस ताल तिब्बत से निकाली गई है। निकाली गई है नहीं, ये प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो है कि प्रकृति ने जिसका प्रकृति के द्वारा निर्भर है। ठीक है, प्रकृति ने ही डिसाइड किया है कि इसका उद्गम कहाँ से होगा। इसलिए कि जो सतलज नदी है वो मानसरोवर के निकट, ठीक है, राकस ताल जो कि तिब्बत है, तिब्बत में है, इससे निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर के नज़दीक राकस ताल नामक झील में निकलती है जो कि तिब्बत के पास है। ठीक है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, जो हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि सतलज नदी जो है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो सतलज नदी है वो सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, जो कि हिमालय मतलब कि जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सिपकीला नामक दर्रे से हिमालय को काटकर ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? हमारी सतलज नदी। ठीक, अभी क्या है कि जो ब्यास नदी है वो तो हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। अब ये जो ब्यास नदी है, ठीक है, ये हरिके में सतलज से मिल जाती है। देखिए जो रावी नदी थी, कौन सी? रावी नदी, तो ये तो थी कौन सी? किसकी? चिनाब नदी की सहायक नदी। ठीक है, ठीक है, और ये जो ब्यास नदी है, कौन सी? ब्यास नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पर? हरिके में। किससे? हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। किससे? ये सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? ब्यास नदी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ब्यास नदी है, हरिके में सतलज से मिल जाती है। ठीक है, और सतलज नदी रोपड़ नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रोपड़ नामक स्थान पर। ठीक है, अब ये हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा होगा कि भाई रोपड़ कहाँ पर पड़ता है, तो बताइएगा कि रोपड़ नामक जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है। ठीक, स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? स्पीति नदी प्रमुख सहायक नदी है सतलज नदी की। ठीक है, सतलज नदी 120 किलोमीटर भारत पाक सीमा बनाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत पाक सीमा जैसे झेलम नदी बनाती थी ना भारत और पाकिस्तान की सीमा। ठीक है, ऐसी और कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो हमें याद करना होगा कि सतलज नदी भी है भाई, झेलम नदी के अलावा, जो भारत और पाक सीमा बनाती है। ठीक, सतलज नदी मिठान कोट से थोड़ा ऊपर सिंधु में जा मिलती है। कहाँ पर? मिठान कोट में। सतलज नदी जो है वो पाकिस्तान की मिठान कोट से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी से जा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसकी? सतलज नदी की विशेषताएं। देखिए अब बात करते हैं हम। देखो ये तो मैंने बता दिया आपकी कौन कौन सी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ मैंने बताई आपको, झेलम नदी, चिनाब नदी, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज नदी।
ये मैंने आपको सारी नदियाँ बता दी हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्या सिंधु पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं। सिंधु पर निर्मित क्या है, प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि भाखड़ा नागला परियोजना है पहली। तो यह जो भाखड़ा नागला परियोजना है, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कैसी है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और सतलज पर भाखड़ा एवं नागला 2 जगह बांध बनाए गए हैं। किस नदी पर ये बनाए गए, सतलज नदी पर भाखड़ा और नागला, भाखड़ा एवं नांगल 2 जगह बांध बनाए गए हैं, ठीक है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, गुरुत्वीय बांध है। ये एक एक कीवर्ड याद रखते जाना, कैसे, एक एक कीवर्ड याद रखते जाना जो बताती जा रही हूँ, ठीक है। भाखड़ा से जल विद्युत एवं नागला से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। भाखड़ा से क्या होता है, जल विद्युत, ठीक, यानी कि जल विद्युत की आपूर्ति होती है, यानी कि बिजली बनाई जाती है, ठीक। और नांगल से जो है वो सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। जो किसान वगैरह हैं उन्हें अपने खेतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो यहीं से वो सिंचाई के लिए अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक। इसके लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है। किसके लिए, ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, इसी के लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है, ठीक। और यह जो परियोजना है, कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, तो हमारा कौन सा, एक तो पंजाब जो पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, सॉरी पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है पंजाब, फिर है हरियाणा, फिर है हिमाचल प्रदेश और फिर है राजस्थान। तो हमारा जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक। तो भाखड़ा नागला परियोजना जो है वो दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। और इसके पीछे जो है हिमाचल में, यानी हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है, ठीक। और इससे लाभान्वित जो राज्य है ना, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर। ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित हरिकी बैराज से यह नहर निकाली गई है। बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी क्या है, तो ये जो ब्यास, मैंने बताया था ना कि ब्यास और सतलज इसके संगम पर स्थित है और निकाली कहाँ से, हरिकी बैराज से यह नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। कौन सी, सबसे लंबी नहर है। इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी और ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। किस किस नदी पर, रावी और ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलापूर्ति की जाती है। किस राज्य में, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलापूर्ति की जाती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज के संगम पर है, ठीक है। और हरिके बैराज से यह नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। कैसी है, सबसे लंबी नहर है। और इस नहर की में जो जलापूर्ति है ना, वो रावी और ब्यास नदी के पोंग बांध बनाई गई है। किस किस पर, रावी और ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इसी से जलापूर्ति की जाती है, किसमें, इंदिरा गांधी नहर में, ठीक है। और ये इस नहर से जो क्या है, राजस्थान में, जो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग है ना, वहाँ पर जलापूर्ति होती है, ठीक है। किस नहर से, इंदिरा गांधी नहर से। और यह नहर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है बच्चे, ये याद करिएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट। तो हिमालय तंत्र के अंतर्गत देखिए 3 नदियाँ मैंने बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मैंने आपको सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बताया था, 3 नदियाँ। तो सिंधु नदी आपका खत्म होता है। दूसरी नदी आपकी आती है कौन सी, गंगा नदी। दूसरी नदी आपकी आती है गंगा नदी। तो चलिए देखते हैं कि गंगा नदी जो है
उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और गंगा नदी की उद्गम कहाँ से होता है, लंबाई क्या है, ये सब देखते हैं। चलिए देखिए कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। आपको याद रखना होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, भागीरथी के नाम से, ठीक है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा है, जो एक नदी है अलकनंदा, वो पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सक्रिय गर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और देवप्रयाग में, किसमें, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है। यह जो संगम है कौन, देवप्रयाग, यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। दोनों की संयुक्त धारा गंगा नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड में ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस प्रदेश में बहने वाली कौन सी अलकनंदा नदी है, ठीक है, वो है पूर्ववर्ती, यानी कि पहले से बहती हुई आ रही है और हिमालय को काटकर इसने गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है, ये गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है, ठीक है। और संगम कौन सा है, कई सारे संगम है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, देवप्रयाग। कौन सा है, देवप्रयाग, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं और इन दोनों की संयुक्त नदी, जो इनकी ये जो संयुक्त नदियाँ हैं ना, इनकी संयुक्त धारा गंगा नाम से बुलाई जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो सतोपंथ हिमानी से है। कहाँ से है, सतोपंथ हिमानी से है, किसका, अलकनंदा नदी का उद्गम, ठीक है। और अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। अब क्या है, ये जो है आगे अलकनंदा आगे बहती हुई आती है, तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी किससे, अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिए हमने नाम सुना है कई, बद्रीनाथ और केदारनाथ, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अभी भी कई लोगों को कि ये जो तीर्थ स्थल है पवित्र, वो किस नदियों के तट पर है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बात करते हैं कि जो अलकनंदा है इसके दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। अभी मैं आपको मैप में बताऊंगी कि कहाँ से कौन सी नदी कैसे मिलती है, दाएं बाएं सब कुछ, ठीक। खैर थ्योरी समझ लीजिए क्या, कि अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी, मंदाकिनी नदी। और हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, ये आपका आ जाता है कि किसके निकट गंगा जो है वो मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है, लेकिन कहाँ मिलती है, प्रयागराज नामक स्थान पे, ठीक है। और हरिद्वार के निकट गंगा नदी जो है वो मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी जो है वो टोंस और सोन है, ठीक है। कौन सी है, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो टोंस और सोन है, ठीक। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। गंगा नदी की कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से आती है। और कहाँ पर, ये आपका हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है और उत्तराखंड से होते हुए ये यूपी में, जो कि पूरी यूपी से बहते हुए चली जाती है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी जो लंबाई है ना वो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। फरक्का से आगे गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। फरक्का से आगे गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा, भागीरथी, हुगली एवं बांग्लादेश में पद्मा, मेघना के नाम से अलग अलग धाराओं के नाम में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे कि
पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है ना, उसकी जो शाखा है भागीरथी, ठीक, वो हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा जो है वो हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में है वो पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर मेघना नाम की जो नदी है वो भी गंगा नदी में मिलती है। तो आगे जाकर पद्मा नाम से जानने वाली गंगा नदी आगे जाकर मेघना नाम से जानने लगती है। ठीक है, तो क्या है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी भागीरथी हुगली नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोलुंडा में जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है। कहाँ पे? गोलुंडा में। अभी क्या है कि जो जमुना के रूप में यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये अपने अलग नाम से जानी जाती है। कौन सी? जमुना नाम से। ठीक है, तो जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, ये हो गई इसकी थ्योरी। चलिए आगे देखिए ये है, ये क्या है, ये आप समझ लीजिए, ये है गंगा नदी पूरी। ठीक है, अब गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। लेकिन मैंने आपको जो बताया था कि गंगा नदी जो है, ठीक है, वो अलकनंदा और भागीरथी, कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी नाम की नदियाँ, दो नदियों से जब मिलती है, ठीक है, देवप्रयाग में, तो ये दो नदियों की जो संयुक्त धारा है यानी कि अलकनंदा और भागीरथी, ये जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नाम से बुलाई जाती है। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर अलकनंदा नदी। ठीक है, यहाँ पर अलकनंदा नदी आती है, ऐसी अलकनंदा नदी आती है आपकी। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ से आपकी आती है धौली गंगा। ठीक है, कौन सी आती है? धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब अलकनंदा और धौली गंगा का जो अलकनंदा तो बहते हुए आ रही है, ठीक है, प्लस में जो सहायक नदी के तौर पे जुड़ती जा रही है नदियाँ, कौन सी? कई सारी नदियाँ जुड़ेगी। सबसे पहले आप ले लीजिए अलकनंदा में ही जो नदी जुड़ी वो है धौली गंगा, और अलकनंदा और धौली गंगा किस स्थान पर मिली? विष्णु प्रयाग पर। ठीक है, उसके बाद ये दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ी। ठीक है, फिर यहाँ पर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिली। पिंडार नदी ने कहा कि भाई चलो हम भी चलते हैं साथ में। तो कहाँ पर मिली ये? कर्णप्रयाग में। ठीक है, कौन सी नदी मिली? पिंडार नदी। पहले अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा आई बह के, धौली गंगा मिल गई कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा और धौली गंगा साथ में चलते हुए आ रही थी कि पिंडार नदी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं साथ में। तो यहाँ कहाँ पर मिली? दोनों कर्णप्रयाग में। ठीक है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिल गई, किससे? अलकनंदा और धौली गंगा की संयुक्त धारा से। अब ये सब बहते हुए आ रही हैं, फिर से आ रही हैं ऐसे। ठीक है, कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है फिर से। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी भी मिली। अब मंदाकिनी नदी ने कहा कि भाई हमें कहाँ पीछे छोड़ते हो, हम भी चलते हैं साथ में। तो मंदाकिनी नदी भी मिली है हमारी कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो ये अलकनंदा की सारी सहायक नदियाँ ही होती जा रही हैं। ठीक है, किसकी? अलकनंदा की, कि मंदाकिनी नदी में मिल गई है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब अलकनंदा नदी फिर चली आगे कि चलो भाई ठीक है, पहले अलकनंदा से धौली गंगा मिल गई, किसमें? विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा फिर आगे चली तो पिंडार नदी भी मिल गई, कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी को कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, फिर अलकनंदा नदी आगे चली तो मंदाकिनी नदी भी मिल गई, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब अलकनंदा नदी फिर आगे चली तो अब यहाँ मिले देवों को देव यानी कि देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पर हमारी मिली मेन नदी, कौन सी? प्रमुख नदी, कौन सी? यहाँ पर भागीरथी नदी। ये मिली भागीरथी नदी कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो यहीं पर क्या है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिलकर क्या हुई? दोनों मिलकर हुई गंगा नदी। और फिर आगे इनकी जो चली ये गंगा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो ये लिखा है आपका, ये लिखा है कि देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिली।
कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा और पिंडार नदी मिली, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में आपकी अलकनंदा और धौलीगंगा मिली, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है बच्चे कि ये बताइए कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर किससे मिलती है, ठीक है। कर्णप्रयाग क्या है, देवप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग क्या है, तो आपको बताना होगा कि अलकनंदा नदी तो अपनी बहती हुई आ रही थी, ठीक है, लेकिन धौलीगंगा मिल गई उसमें, कहाँ पर मिली, विष्णुप्रयाग में। और अलकनंदा नदी ने अपने आप में समाहित कर लिया और कहा कि चलो तुम भी साथ चलो मेरे साथ, मैं तो बह ही रही हूँ। फिर आगे बढ़ी अलकनंदा नदी, तो फिर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिली, फिर आगे अलकनंदा नदी बढ़ी, तब रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिली, और फिर जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिली तो ये अपने आप में संपूर्ण हो गई और गंगा नदी से नाम से पुकारी जाने लगी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, गंगा की स्टोरी कि गंगा नदी का नाम कैसे आया, ठीक। देखिए, गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है ना, तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख धाराओं में बढ़ जाती है। वितरिकाओं मतलब धाराओं में बट जाती है, ठीक है। देखिए, इसकी जो मुख्य नदी है बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा की जो मुख्य नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है। मैंने आपको बताया कि भागीरथी और कौन सी, भागीरथी और हुगली नाम से दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी, गंगा नदी। और जो हुगली नाम से बढ़ जाती है वो पश्चिम बंगाल में रह जाती है आपकी एक धारा, और दूसरी जो मेन धारा है भागीरथी नदी वो आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। जहाँ हुआ पहले पद्मा, पहले तो वह पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है, जब बांग्लादेश में चली जाती है। बाद में मेघना नाम की जो नदी है ना वो बहती हुई, यानी बाद में मेघना नाम से बहती हुई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए गंगा नदी किस नाम से पुकारी जाती है, तो आपको बताना होगा कि वो मेघना नाम से पुकारी जाती है। क्यों, क्योंकि मेघना नदी आकर उससे मिलती है, ठीक है, इसलिए वो मेघना नाम से पुकारी जाती है, ठीक है, जब वो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने बताया था ना कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण कम करती हैं, लेकिन जो हिमालयी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण अत्यधिक करती हैं, जिसमें से विश्व प्रसिद्ध जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियों का संगम, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये अलकनंदा नदी है, ठीक है, तो इसका संगम स्थल कौन सा है, अब इसका संगम स्थल जो है वो देवप्रयाग है। किसका, अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग है, ठीक है। रामगंगा का जो संगम स्थल है, ठीक है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ पर गंगा नदी से मिलती हैं, ठीक है। तो अलकनंदा जो है, ठीक, वो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक। तो इसका संगम स्थल हुआ, संगम मतलब कि दो नदियाँ कैसे मिलती हैं, किस स्थान पर मिलती हैं, उसी का नाम, उसी से तो कहते हैं संगम, ठीक है, क्या हमारा संगम हुआ। तो अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और रामगंगा नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। और यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। और गोमती नदी जो है वो गाजीपुर में मिलती है, कहाँ पर, गाजीपुर में, ठीक है। घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये छपरा नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है भाई, तो ये मिलती है आपकी छपरा नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी से, तो सोन नदी पटना नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना नामक स्थान पर मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है, कहाँ पर, हाजीपुर नामक स्थान पर। कोसी नदी भागलपुर नामक स्थान पर मिलती है, कहाँ पर, भागलपुर नामक स्थान पे। और महानंदा मालदा नामक स्थान पर मिलती है, कहाँ पर, मालदा नामक स्थान पर, ठीक है। ये हो गया आपकी क्या, संगम स्थल, कि कौन सी नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, जो पंचप्रयाग है कौन से, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने समझाया था कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। किसमें, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है,
नंद प्रयाग में आपके अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। नंद में अलकनंदा और नंदाकिनी, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था, सो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये है गंगा नदी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ऐसी निकलती है ये। ठीक है, ऐसी। ठीक, ये इसकी सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी, जो कि ये भी उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की कौन सी, यमुना नदी, और ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, तो क्या है कि इसकी जो बाएं तरफ से जो इसकी नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी में, कौन कौन सी, राम गंगा मैंने बताया था कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक है, राम गंगा नदी। ठीक है, और इसमें कहाँ पर, ये गोमती नदी, ये गोमती नदी मिलती है इसकी कहाँ पर, गाजीपुर में, जो मैंने अभी बताया है। घाघरा नदी मिलती है इसकी बाएं तट से, यहाँ से छपरा नामक स्थान पर। ठीक है, गंडक नदी मिलती है इसमें। ठीक है, बूढ़ी गंगा नदी मिलती है, और ये कोशी नदी मिलती है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। और ये सबसे लास्ट में कौन सी है, ये महानंदा नदी। ठीक है, ये आर ओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की सबसे लास्ट ही नदी कौन सी है जो बाएं तरफ से गंगा में मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ था गंडक, घाघरा, कोसी या महानंदा, तो उसमें लगाना था भाई कि महानंदा, जो कई लोग गलत करके आ गए थे, उन्हें यही पता नहीं था कि सबसे लास्ट में गंगा नदी में बाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, तो महानंदा नामक नदी मिलती है। ठीक है, और क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो हमने बताया था टोंस नदी, दो नदियाँ हैं जो कि गंगा में मिलती हैं। पहले तो टोंस नदी बताई थी मैंने, और दूसरी बताई थी मैंने कौन सी, सोन नदी। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग से मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हुगली नदी है ये गंगा की वितरिका, यानी कि एक भागीरथी और दूसरी हुगली, गंगा से ही अलग हुई एक शाखा है कौन सी, ये हुगली नदी। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में विभाजित हो जाती है इसकी एक धारा, और पश्चिम बंगाल में इसको हुगली नदी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ और गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो ये आपको याद रखना होगा कि गंगा के जो बाएं किनारे से, ये हो गया गंगा का बायां, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट। ठीक है, और ये हो गया गंगा का दायां, यानी कि राइट। तो बाएं मैंने आपको बताया ये सब, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा, और राइट साइड से टोंस और सोन। चलिए यही देखते हैं कि गंगा के बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो आपका बाएं किनारे से गंगा की रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा या सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, बागमती, कोशी और सबसे लास्ट में महानंदा नदी। ठीक है, और गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली, देखिए दाएं किनारे से यमुना नदी मिलती है जो कि प्रयागराज में, सोन नदी मिलती है, टोंस नदी और कर्मनाशा नदी। कौन सी, यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी और कर्मनाशा नदी। और बाएं किनारे से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं जो कि रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा या सरयू नदी, इसको ही घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा नदी, बागमती, कोशी नदी और महानंदा नदी। ठीक है, गंगा के दाएं किनारे से यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी और कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदियों का जो है पश्चिम से पूर्वी की ओर क्रम क्या है, पश्चिम से पूर्वी की ओर ऐसे ले सकते हैं, ये पश्चिम हुआ और ये पूर्व हुआ। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम क्या है, एक तो हमारा यमुना नदी, ठीक, टोंस नदी, गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ठीक, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और हुगली। ये हो गई आपके कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, ये क्या है, गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जहाँ दिक्कत होगी मुझे बताएंगे। सो थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। मैंने आपको गंगा नदी का उद्गम स्थल बताया, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ बताई,
कहाँ से कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, पंचनद नदियाँ बताई, ये सारी नदियाँ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि गंगा के किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी। सो ये जो नोट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, थ्योरी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई इग्नोर मत कीजिएगा, जो भी पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई मत छोड़िए बीच में। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप सभी मेहनत कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, जहाँ भी जो दिक्कत हो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।